हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये फोर्थ लेक्चर वीडियो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर का। और आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डाइजेशन ऑफ फूड पढ़ेंगे, ठीक है। और डाइजेशन ऑफ फूड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है नीट में 80% चांसेस होते हैं कि इसी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आप जो है अनसॉल्व देखिए, प्रीवियस ईयर में जो भी नीट के क्वेश्चन आए अनसॉल्व में, आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चन है इसी टॉपिक से मिलेंगे। बाकी जो है 20% आपके डेंटल फार्मूला हो गया, हिस्टोलॉजी हो गया, एब्जॉर्प्शन वाला पोर्शन हो गया, डिजीज़ वाला पोर्शन हो गया, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। 80% चांसेस है कि यहीं से क्वेश्चन आएंगे। और ये टॉपिक एक और वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है बच्चों में। मैंने देखा है यूट्यूब पे, एक दो नहीं बहुत सारे टीचरों को देखा है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के टीचरों को देखा है कि वो जो इस वाला पोर्शन है डाइजेशन ऑफ फूड को उस तरीके से पढ़ाते हैं। वो एक एक मैक्रो मॉलिक्यूल ले लेंगे और उस मैक्रो मॉलिक्यूल का डाइजेशन कहाँ कहाँ पे किस प्रकार से होगा उस तरीके से वो पढ़ाते जाते हैं, जो कि काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है बच्चों में। और जो चीज़ें ईजी हैं वो भी कन्फ्यूजेबल हो जाती हैं। इसलिए हम लोग जो है एनसीईआरटी को लेके चलेंगे। एनसीईआरटी में जिस प्रकार से दिया हुआ है उसी प्रकार से हम लोग जो है इस टॉपिक को पढ़ेंगे। और ना सिर्फ आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे बल्कि आपको ईजिली मैं याद भी करा दूंगा, ठीक है। काफ़ी कोरिलेशन यहाँ पे होगा, तो आप जो है तैयार रहिएगा। डाइजेशन ऑफ फूड में सबसे पहली पॉइंट कि व्हाट इज़ डाइजेशन। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर वीडियो में भी यही बात की थी कि डाइजेशन है क्या। यहाँ पर भी देखते हैं व्हाट इज़ डाइजेशन। यस, it's a breakdown of complex insoluble organic food component into small soluble and diffusible form by the action of enzymes, ठीक है। डाइजेशन क्या है? जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस है, जो कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट है हमारे जो फूड के अंदर प्रेजेंट है, उनका ब्रेक डाउन होना या फूड का फिजिकल फॉर्म्स में ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, बाय द एक्ट ऑफ एंजाइम, ठीक है। और ये जो इनसॉल्युबल फॉर्म है उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। इनडिफ्यूजिबल है उसको डिफ्यूजिबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। दिस इज कॉल्ड डाइजेशन, ठीक है। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर वीडियो में भी यही बात की थी। मैंने कहा था, ठीक है, कि डाइजेशन जो है इसका प्रोसेस जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है मैक्रोमोलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो गया हमने बोल दिया कि डाइजेशन हो जाएगा। मैंने फर्स्ट लेक्चर वीडियो में बोला था ये बात, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है ये तब तक नहीं कंप्लीट होगा जब तक दो बातें यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगी। पहली बात मैकेनिकल प्रोसेस, यस, मैकेनिकल प्रोसेस, एंड सेकेंड इज केमिकल प्रोसेस, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन अकॉम्प्लिश्ड तभी होगा जब मैकेनिकल प्रोसेस भी हो और केमिकल प्रोसेस भी हो, ठीक है। तो डाइजेशन इज नॉट जस्ट अबाउट ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। फूड जो प्रेजेंट है हमारा उसका फिजिकल फॉर्म चेंज होना ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो जो है कंपोज करता है साथ में जो मैक्रोमोलिक्यूल का ब्रेकडाउन है उसके साथ में, तभी जाकर के हमारा डाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो अकॉम्प्लिश्ड होता है। ये बात क्लियर है। एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी कहती है कि डाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो अकॉम्प्लिश तभी होगा जब मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस हम दोनों देखेंगे। मैकेनिकल प्रोसेस में होता क्या है एक्चुअली, जो हमारा फूड है उसका फिजिकल फॉर्म चेंज होगा। हम लोग जब फूड लेंगे तो उसमें जो है डिफरेंट प्रकार के जब सिक्रीशंस होंगे तो उसका फिजिकल फॉर्म चेंज होगा। वो जो है सॉलिड से सेमी सॉलिड फिर लिक्विड, इस तरीके से फॉर्म उसकी चेंज होती जाएगी। और जो है केमिकल प्रोसेस में, मैंने पहले ही वाले लेक्चर वीडियो में आपसे बोला था, केमिकल प्रोसेस में जो हमारे फूड में प्रेजेंट मैक्रोमोलिक्यूल उनका ब्रेकडाउन होगा किसके द्वारा? एंजाइम्स के द्वारा, जिसे हम लोग डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहेंगे। तो जब भी हम बात करेंगे डाइजेशन की किसी भी जगह पे, एलिमेंट्री कैनाल में किसी भी पोर्शन पे अगर हम लोग जब डाइजेशन की बात करेंगे तो हम दोनों चीजें देखेंगे, मैकेनिकल प्रोसेस भी देखेंगे और उसका केमिकल एस्पेक्ट भी देखेंगे, ठीक है। अब एलिमेंट्री कैनाल में हमें डाइजेशन देखना कहां पे है, ध्यान से देखो। एलिमेंट्री कैनाल में हमें डाइजेशन कहां पे देखना है। पहली जगह तो है हमारी ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी, यस। सेकेंड इज ईसोफेगस, थर्ड प्लेस इज स्टमक, and fourth and the last
इंटेस्टाइन में भी स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों, मैं आगे जैसे जैसे पढ़ाता जाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 4 जगहों पे हम लोग को डाइजेशन देखना है, और डाइजेशन में क्या क्या बातें होंगी, एक तो मैकेनिकल प्रोसेस होंगे, दूसरे केमिकल प्रोसेस होंगे। तो हम लोग मैकेनिकल प्रोसेस भी बक्कल कैविटी में क्या क्या होंगे वो भी देखेंगे, और केमिकल प्रोसेस क्या होंगे वो भी देखेंगे। इसी तरीके से इसोफेगस में, इसी तरीके से स्टमक में, और इसी तरीके से इंटेस्टाइन में, और इसी सीक्वेंस में एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपके, ठीक है। तो हम लोग जो है एक एक करके हेडिंग डालेंगे, जैसे हम लोग पहले बक्कल कैविटी पढ़ेंगे, फिर इसोफेगस पढ़ेंगे, फिर स्टमक पढ़ेंगे, फिर इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, और दोनों बातें पढ़ते चलेंगे साथ में कि मैकेनिकल में क्या हो रहा है, केमिकल में क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही है, ठीक है। एनसीईआरटी में इसी सीक्वेंस में दिया, और आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप जो है आगे पढ़ते जाएंगे। और हमारा जो है फर्स्ट हेडिंग हम लोग डालेंगे बक्कल कैविटी में किस प्रकार से डाइजेशन होगा। फर्स्ट बक्कल कैविटी। अब मैंने कहा कि डाइजेशन भैया 2 बातें होंगी, एक तो मैकेनिकल होगी, एक तो केमिकल होगी। सबसे पहले हम लोग मैकेनिकल की बात कर लेते हैं। यस, मैकेनिकल प्रोसेस में देखो क्या होता है बक्कल कैविटी के अंदर, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, हम लोग फूड खाएंगे, इंजेशन होगा। यस, पहला काम इंजेशन हुआ, फूड हमारे बक्कल कैविटी में पहुंच गया। और जब बक्कल कैविटी में हमारे फूड पहुंचेगा, सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, चबाने का काम करते हैं, फूड को मैस्टिकेट करते हैं, फिर उसमें सलाइवा का मिक्सेशन होता है। तो सबसे दूसरा काम जो इंजेशन के बाद वो है मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड मिक्सिंग ऑफ सलाइवा। और ये होगा कैसे, विद द हेल्प ऑफ टीथ, जो हमारा जो है मैस्टिकेशन में हेल्प करेगा, एंड टंग जो हमारी जो है सलाइवा को मिक्स करने में, इस फूड के अंदर मिक्स करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने फूड लिया इंजेशन, फिर उसको हम लोगों ने चबाया, उसमें जो है सलाइवा का मिक्सेशन हुआ। जब सलाइवा इस चबाए हुए फूड में, मैस्टिकेटेड फूड में मिलता है, तो ये मैस्टिकेटेड फूड बदल जाता है बोलस में। मैस्टिकेटेड फूड कन्वर्ट हो जाता है बोलस में। अब ये बोलस क्या है, बोलस भैया फूड का गोल गोल टुकड़ा है, ठीक है। फूड का गोल गोल टुकड़ा, ये जो मैस्टिकेट हमने चबाया हुआ खाना है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में अब हमारे आगे जो है एलिमेंट्री कैनाल में पास होगा। तो ये बोलस जो है फर्दर जो है चला जाएगा हमारे फेरिंग्स में, ठीक है, फेरिंग्स में। और फेरिंग्स से हम लोग इसको भेजते हैं ईसोफेगस से। भेजते हैं क्या, क्यों मैंने कहा ईसोफेगस में, ठीक है। ईसोफेगस में मैंने कहा भेजते होंगे, क्यों कहा कि यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्वेलोइंग, या इसी को हम लोग बोलते हैं डीग्लूटेशन। सॉरी स्पेलिंग गलत है, डीग्लूटेशन, ठीक है। तो ये बातें समझ में आई। मैकेनिकल प्रोसेस में क्या क्या होगा बक्कल कैविटी के अंदर, सबसे पहले इंजेशन, हम लोगों ने फूड लिया, ठीक है, फिर उसको हम लोगों ने चबाया, उसमें सलाइवा का मिक्सेशन किया, और ये जो मैस्टिकेटेड फूड था, चबाया हुआ खाना था, ये बदल गया किसमें, बोलस में, छोटे छोटे टुकड़े हैं गोले, ठीक है। फिर ये फेरिंग्स में चले गए, फेरिंग्स से हम लोगों ने स्वेलोइंग किया, डिग्लूटेशन किया, जिससे ये ईसोफेगस में चला गया। तो इतनी बातें हो गई हमारी मैकेनिकल प्रोसेस में बक्कल कैविटी के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं केमिकल प्रोसेस की। अब देखो, केमिकल प्रोसेस को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका, जब भी आपको केमिकल प्रोसेस कहीं पे भी देखना हो, सबसे पहले पूछो कि केमिकल है क्या। यहाँ पे केमिकल क्या है, हम लोग बक्कल कैविटी की बात कर रहे हैं। मैंने कहा था बक्कल कैविटी के चारों ओर सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती हैं, 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड थी, सबका सिक्रीशन क्या कह रहा था, सलाइवा। तो यहाँ केमिकल कौन है हमारा, सलाइवा। और सलाइवा के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में ही आपको बता दिया था, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड वाला जो पोर्शन था उसमें ही आपको क्लियर कर दिया था। सलाइवा क्या है, इसे विस्कस फ्लूइड जिसका पीएच होता है 6.8, और ये कंपोज्ड होता है ऑफ वाटर जो लगभग 99% होता है, एंड म्यूकस। ये सारी बातें मैंने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में आपको बताई थी। साथ में इसमें क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। रिवाइज करते रहिए साथ में। इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से थे, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, और ये सारे जो है एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। इसके अलावा एक और चीज़ थी लाइसोजाइम क्या था, एंटीबैक्टीरियल, बैक्टीरिया को किल कर देता है, ठीक है। और इसके अलावा जो था एक एंजाइम था, एक डाइजेस्टिव एंजाइम था जिसका नाम था सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, ठीक है, या इसी का दूसरा नाम हम लोगों ने बताया था आपको टाइलिन, ठीक है। तो ये जो सलाइवरी एमाइलेज है,
ये हमारे सलाइवा में प्रेजेंट है, सलाइवा हमारे फूड में मिक्स हो गया है। फूड में प्रेजेंट हमारे ये जो मैस्टिकेटेड फूड है इसमें प्रेजेंट स्टार्च के ऊपर ये सलाइवरी एमाइलेज वर्क करेगा। ये जो सलाइवरी एमाइलेज है ये हमारे फूड में प्रेजेंट स्टार्च के ऊपर ये वर्क करेगा। देखो किस प्रकार से क्या करता है, सलाइवरी एमाइलेज, और ऑब्वियसली पीएच क्या है 6.8। स्टार्च जो है इस पे ये एक्ट करेगा और इस स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा माल्टोज में। किसमें, माल्टोज में। स्टार्च, एनसीईआरटी कहती है कि ये जो स्टार्च है इसका टोटल 30% का ही सिर्फ जो है कन्वर्जन होता है माल्टोज में। लिख लो यहाँ पे 30% जो है स्टार्च का कन्वर्जन जो है सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन जो है माल्टोज में कर देता है। किसके अंदर, बक्कल कैविटी के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे जब मैं लिख देता हूँ ना तो बच्चों को जो है कन्फ्यूजन हो जाता है, इसको रटने लगते हैं। ध्यान से देखो, मैं एक शब्द लिख रहा हूँ, स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड है। क्या है, पॉलीसेकेराइड। और माल्टोज क्या है, डाइसेकेराइड। अगर यहाँ तक भी आपको बात न समझ में आए तो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा बायोमोलिकुल वाला चैप्टर। बायोमोलिकुल वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट में आपने पॉलीसेकेराइड पढ़े, डाइसेकेराइड पढ़ा, मोनोसेकेराइड पढ़े थे, नहीं पढ़े तो मैं बता दूं। ठीक है, पॉलीसेकेराइड क्या है, इज अ चेन ऑफ शुगर, लंबी सी चेन है शुगर की। ठीक है, शुगर की जो है बार बार शुगर जो है मोनोसेकेराइड शुगर जो है जुड़ती जा रही है और लंबी सी चेन बनती है, उसे हम लोग बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। अब जब इस पॉलीसेकेराइड लंबी सी शुगर चेन को ये एमाइलेज यहाँ से दो के टुकड़ों में डिवाइड कर दे, ठीक है, दो जो है शुगर के टुकड़ों में डिवाइड कर दे, तो उसे हम लोग जो डाइसेकेराइड कहते हैं। आप लोगों ने जो है मोनोसेकेराइड जो है ग्लूकोज पढ़ा है, आपने जो है फ्रक्टोज पढ़ा है, आपने जो है गैलेक्टोज पढ़ा है, वो सारे मोनोसेकेराइड्स हैं। तो ऐसे ही ये मान लो ग्लूकोज की लंबी सी चेन है और इस ग्लूकोज की लंबी सी चेन को यहाँ से सलाइवरी एमाइलेज दो के पार्ट में तोड़ दे रहा है और ये हमारा बन के तैयार हो जा रहा है माल्टोज। ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, आगे हम इस पे और डिस्कशन करेंगे, मैं आपको और भी बातें समझाता चलूँगा। इतना याद रखो, ठीक है, चाहे कोई भी मैक्रोमोलिक्यूल हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट हो, जब वो टूटेगा, ठीक है, जब वो टूटेगा तो अपने सिंपल फॉर्म में जाके टूट जाएगा। और सिंपल फॉर्म होगी क्या, जिससे वो बना था। अब जैसे कोई भी पॉलीसेकेराइड है तो वो शुगर से ही तो बना होगा, ठीक है, वो मोनोसेकेराइड से ही तो बना होगा, तो एट दी एंड वो जाके मोनोसेकेराइड में ही टूटेगा। अब बीच में हो सकता है डायरेक्टली एकदम मोनोसेकेराइड में ना टूट जाए, धीरे धीरे करके टूटे। धीरे धीरे करके टूटे का मतलब पहले पॉलीसेकेराइड था, लंबी सी शुगर की चेन थी, अब ये जो है एक एक टूट करके ना दो के पार्ट में टूटा, इसलिए डाइसेकेराइड बन गया। ये चीज़ क्लियर हो गई। सो दिस इज ऑल हैपन जो है बक्कल कैविटी के अंदर। बक्कल कैविटी के अंदर मैकेनिकल प्रोसेस में इंजेक्शन होगा, मैस्टिकेशन ऑफ फूड, मिक्सिंग ऑफ सलाइवा, और जो मैस्टिकेटेड फूड है वो बुलस में चेंज हो जाएगा। स्वेलिंग और डिग्लूटेशन से हम इसोफेगस में भेज देंगे। जब जो है सलाइवा मिक्स हुआ फूड के अंदर तो सलाइवा में थे हमारे सलाइवरी एमाइलेज डाइजेस्टिव एंजाइम, वो जो है फूड में प्रेजेंट स्टार्च के 30% को कन्वर्ट कर देते हैं माल्टोज में। स्टार्च क्या है, इज अ पॉलीसेकेराइड, लंबी सी चेन है शुगर की, ठीक है, और ये जो है जब ब्रेक होती है सलाइवरी एमाइलेज के पास में तो दो जो है की चेन बनती है, दो जो है शुगर की चेन बनती है, जिसे हम लोग वो माल्टोज कहते हैं। ये बात पूरी क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसोफेगस की तरफ। देखो इतनी ही बातें थी सिर्फ बक्कल कैविटी में, और बहुत ही आसानी से आपको जो है समझ में भी आ गया होगा और याद भी धीरे धीरे आपको हो जाएगा। आप जो है बस इसको 1-2 बार रिवाइज करेंगे, आपको माइंड में बिल्कुल ऐसे छप जाएगा। बात करते हैं हम सेकेंड प्लेस एलिमेंट्री कैनाल में, जो कि है इसोफेगस। एंड टू बी ऑनेस्ट इसोफेगस में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है एनसीईआरटी में, सिर्फ एक शब्द दिया हुआ, इसी के लिए मैं आपको इसोफेगस बता रहा हूँ। मैकेनिकल प्रोसेस में देखो क्या होता है, ध्यान से देखो, मैकेनिकल प्रोसेस में इसोफेगस में क्या होता है। ये रही हमारी इसोफेगस, थिन लॉन्ग ट्यूब होती है, पोस्टीरियरली जो है एक्सटेंड करती है हमारे सर्वाइकल पार्ट से लेकर के थोरैसिक पार्ट से होते हुए डायफ्राम को जो है क्रॉस करके स्टमक में ओपन होती है। तो इस इसोफेगस में कौन आया, हमारा बोलस आया, ठीक है। और बोलस जब आया तो इस जो एलिमेंट्री कैनाल इसोफेगस की वॉल है इसमें होने लगा सक्सेसिव वेव कॉन्ट्रैक्शन, सक्सेसिव वेव कॉन्ट्रैक्शन, जिसे हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। सिर्फ यही एक शब्द जो है एनसीईआरटी में इसोफेगस के बारे में दिया हुआ है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है इसोफेगस की वॉल में, जिससे ये बोलस फर्दर मूव करता है इसोफेगस में, और जब इसोफेगस से मूव करता हुआ जाएगा तो इसोफेगस ओपन होता है स्टमक में, तो फाइनली ये बोलस स्टमक में पहुंच जाएगा, ठीक है। इतनी ही सी बात थी मैकेनिकल प्रोसेस में। केमिकल प्रोसेस में ज़रा ध्यान से देखो, केमिकल प्रोसेस में ज़रा ध्यान से देखो, मैंने जब आपको जो है इसोफेगस पढ़ाया था एलिमेंट्री कैनाल वाले पोर्शन में, मैंने कहा था कि इसोफेगस में किसी भी प्रकार की कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं पाई जाती है।
डाइजेस्टिव ग्लैंड का क्या मतलब है, ऐसी ग्लैंड जिसका सिक्रीशन डाइजेशन में पार्टिसिपेट करे। तो ऐसी कोई ग्लैंड ही नहीं है जिसका सिक्रीशन जो है पार्टिसिपेट करे डाइजेशन में इसोफेगस के अंदर। तो यहाँ पे मैंने लिखा था नो डाइजेस्टिव ग्लैंड फाउंड, नो डाइजेस्टिव ग्लैंड इन इसोफेगस, ठीक है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है तो जाहिर सी बात है डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होंगे। तो क्या यहाँ पे डाइजेशन नहीं होता है, डाइजेशन होता है यहाँ पे। डाइजेशन क्यों होता है, ध्यान से देखो, ये जो बोलस है इसमें सलाइवरी एमाइलेज अभी भी है, सलाइवा मिक्स है, सलाइवरी एमाइलेज है, तो ये अपना काम कर रहा है, मीन्स डाइजेशन का काम तो हो रहा है, लेकिन जो है कोई सी भी प्रकार की कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड इसोफेगस में नहीं है। अब एक क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि क्या कोई भी ग्लैंड इसोफेगस में नहीं पाई जाती? नहीं, ग्लैंड तो पाई जाती है इसोफेगस में। ध्यान से देखो, इसोफेजियल ग्लैंड बोलते हैं इसोफेगस में पाई जाने वाली ग्लैंड्स को, ठीक है। इसोफेजियल ग्लैंड जिसके बारे में आप जो है हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इतनी सी बातें थी सिर्फ इसोफेगस के अंदर। आपको मैकेनिकल प्रोसेस में पेरिस्टालिसिस के बारे में याद रखना है कि एक मूवमेंट है जो सक्सेसिव वेव कॉन्ट्रैक्शन होता है इसोफेगस की वॉल में, उसे हमें पेरिस्टालिसिस बोलते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं पाई जाती है, डाइजेशन होता है। हो सकता है इस वाले पॉइंट पे कभी कोई जो है स्टेटमेंट आ जाए एग्जाम के अंदर, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। हाँ, इसमें ग्लैंड पाई जाती है इसोफेजियल ग्लैंड, लेकिन उनका डाइजेशन से कोई लेना देना नहीं होता है। इस तरीके से हम लोगों ने जो हमारा सेकेंड पार्ट जो था उसको भी फिनिश कर लिया इसोफेगस। और अब हम लोग बढ़ते हैं स्टमक के अंदर, ठीक है। स्टमक थर्ड पॉइंट है हमारा स्टमक। और ध्यान से देखो, स्टमक में बहुत सारी बातें करने के लिए रह गई हैं। आपको याद हो मैंने बनाया था ये स्टमक, ठीक है, ये इस प्रकार से मैंने स्टमक बनाया था, याद है कुछ? ये जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर था, ठीक है। अब जब ये इसोफेगस है, इसको आप जो है क्रॉस सेक्शन कट करोगे, इसोफेगस का क्रॉस सेक्शन कट करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार की जो है स्ट्रक्चर दिखाई देगी। मैंने कहा था कि हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में कि एलिमेंट्री कैनाल के किसी भी पोर्शन को आप कट कर दोगे, यही कुछ जो है आपको फिगर देखने को मिलेगा। तो हम लोगों ने इस बार स्टमक को कट किया। स्टमक को कट किया तो सबसे बाहर सेरोसा हमें मिली, ठीक है। देन हमें मिली मस्कुलरिस, ठीक है। कौन मिली? मस्कुलरिस। एंड देन हमें मिली सब म्यूकोसा, और देन सबसे अंदर मिली हमें म्यूकोसा जिसमें होगी फोल्डिंग। और ये जो हमारी मस्कुलरिस है, इसमें एक खास बात थी स्टमक में, आपको अगर याद हो, मस्कुलरिस में 3 लेयर थी। कौन कौन सी? जो सबसे आउटर होगी, आउटर जो होगी वो कौन सी होगी? लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल, ट्यूडनल, ये आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट। और उसके बाद थी हमारी कौन सी? सर्कुलर, सर्कुलर जो इनर होगी, इनर। और आउटर मोस्ट जो हमारी थी वो थी ऑब्लिक मसल लेयर, ऑब्लिक मसल लेयर जो इनर मोस्ट थी, इनर मोस्ट, ठीक है। तो ये बात आपको याद होगी। जब मैंने आपको जो है एलिमेंट्री कैनाल का जो है क्रॉस सेक्शन कट किया था तो वहाँ पे भी मैंने बताया था कि स्टमक में एक एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती है मस्कुलरिस वाले पार्ट में, ठीक है। देन ये रही हमारी सबम्यूकोसा, सॉरी सबम्यूकोसा, सबम्यूकोसा। और ये रही हमारी म्यूकोसा जिसके इनर साइड में है फोल्डिंग, इनर साइड में फोल्डिंग है, ठीक है। और इन फोल्डिंग को हम लोगों ने नाम दिया था रुगी या रगी। अगर आपको याद हो, मैंने आपको कोरिलेट कराया था, मैंने कहा था कि भैया म्यूकोसा जो होती है इसके इनर साइड में फोल्डिंग होती है, और उस फोल्डिंग को हम लोग इंटेस्टाइन में कहते हैं विलाई। लेकिन स्टमक की जब बात आए तो हम लोग कहेंगे रगी। और रगी के बारे में एक बड़ा अच्छा पॉइंट मैंने बनाया जब मैं नोट्स तैयार कर रहा था लेक्चर वीडियो के लिए। ध्यान से देखो, रगी आर, आपको बताना ये ट्रू है या फॉल्स है। रगी आर दे ट्यूबुलर, रगी आर दे ट्यूबुलर फिंगर लाइक, सॉरी फिंगर लाइक फोल्डिंग ऑफ म्यूकोसा ऑफ स्टमक। आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है ये स्टेटमेंट, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए और अपना जो है इसके बारे में सोचिए और बताइए कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। टाइम आपका ओवर होता है, मैं बताता हूँ ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही फॉल्स है। पहली बात, ये ट्यूबुलर नहीं है, इसमें किसी प्रकार की कोई ट्यूब्यूल नहीं पाई जाती। दूसरी बात, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, वो विलाई के लिए बात थी भाई,
वो विलाय के, हाँ ये म्यूकोसा की फोल्डिंग है, स्टमक की म्यूकोसा की फोल्डिंग है, लेकिन ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नहीं है या फिंगर लाइक फोल्डिंग नहीं है। मैं आपको जो है एक फोटो यहाँ पे ऐड कर दूंगा आपको जो है एग्जैक्ट इसका रगी का जो है स्ट्रक्चर दिखाने के लिए, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ आपको बतानी थी, इसके लिए मैंने ये सारी बातें लिख दी आपके सामने। ध्यान से देखो, तो रगी जो है ये फिंगर लाइक फोल्डिंग नहीं है, बल्कि ये जो है रिजेस लाइक फोल्डिंग है। आपने जो है रिजेस, जैसे पहाड़ियों में होती है ना रिज होती है, वैसे इस प्रकार की ये जो है रगी फोल्डिंग होती है, ठीक है। और इस फोल्डिंग के, इस रगी फोल्डिंग के बीच बीच में होते हैं पिट्स, जिसे हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक पिट या गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती हैं, सिक्रीशन कहती हैं गैस्ट्रिक जूस का, गैस्ट्रिक जूस का। मैंने कहा था कि जब मैं आपको जो है डाइजेशन वाला पोर्शन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में बताऊंगा। ये रही आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये जो आप फोल्डिंग दिख रहे हैं दीज आर कॉल्ड रगी, रीजेस लाइक है, रीजेस लाइक फोल्डिंग है, ये जो है आपके रगी हैं। और बीच बीच में ये जो है पिट्स होंगे, और इन पिट्स का नाम है हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड। ध्यान से देखो, गैस्ट्रिक ग्लैंड की जो आउटर मोस्ट वॉल होती है, इसमें डिफरेंट प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, और इनका सिक्रीशन डिफरेंट प्रकार का होता है, और इन सिक्रीशन से मिलके बनता है हमारा गैस्ट्रिक जूस। ध्यान से देखो, जो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है, इसके जो सबसे ऊपर ये निक वाला जो पोर्शन है, ये ओपनिंग जो पोर्शन है, इसको निक वाला पोर्शन बोल सकते हैं। यहाँ पे जो सेल पाई जाती है उसे हम लोग बोलते हैं म्यूकस निक सेल, म्यूकस निक सेल, ठीक है। और उसके बाद जो है जगह जगह पे यहाँ पे इस प्रकार से, ध्यान से देखो, एक और सेल पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल। सारे नाम एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है, और उनके सिक्रीशन के बारे में भी बताया गया है। दीज आर द पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है। और उनके नीचे यहाँ पे जो है बीच बीच में होती हैं पेप्टिक सेल, पेप्टिक सेल, या इन्हीं को बोलते हैं चीफ सेल, ठीक है। या इन्हीं को एक और नाम है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, जाइमोजेनिक सेल भी बोलते हैं, जाइमोजेनिक सेल। तो दीज आर द 3 मेजर सेल्स फाउंड इन गैस्ट्रिक ग्लैंड, और इनके सिक्रीशन से बनेगा हमारा गैस्ट्रिक जूस। इनके अलावा भी कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिनके बारे में एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, लेकिन उनके सिक्रीशन के बारे में एब्जॉर्प्शन वाले पोर्शन में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो है मैं उसके बारे में भी लिख दूँ। यहाँ पे जो है कुछ आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती हैं, एंडोक्राइन सेल्स पाई जाती हैं, एंडोक्राइन सेल्स पाई जाती हैं, और ये 2 हैं। एक तो है हमारी अर्जेंटाफिन सेल, अर्जेंटाफिन सेल, और दूसरी है जी सेल, ठीक है। इनके बारे में एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन इनके सिक्रीशन के बारे में एब्जॉर्प्शन वाले पोर्शन में और आगे जो फिजियोलॉजी के चैप्टर हैं उनमें दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको भी आपको मेंशन कर दूंगा। तो जगह जगह पे जो है यहाँ पे एंडोक्राइन सेल्स भी पाई जाएंगी, और ये एंडोक्राइन सेल्स जो है 2 प्रकार की होंगी, एक तो अर्जेंटाफिन सेल होगी, एक दो जी सेल होंगी, लेकिन जो मेन है वो 3 ही है, म्यूकस निक सेल, पेराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल। इनका सिक्रीशन क्या क्या होता है जरा ध्यान से देखो। मैंने आपको बताया कि इनके सिक्रीशन से मिलके बनता है हमारा गैस्ट्रिक जूस। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे पेराइटल सेल की। पहला पेराइटल सेल, पेराइटल सेल या इसी को हम लोगों ने बोला था ऑक्जेंटिक सेल। ध्यान से सुनो, पेराइटल सेल जो है वो सिक्रीट करती है, सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, बहुत ही कंसंट्रेटेड होता है। और इसके अलावा एंड इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। और ये इंट्रिंसिक फैक्टर एसेंशियल होता है, एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, विटामिन B12 एनसीईआरटी का लाइन है और इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। तो पेराइटल सेल जो हमारी है, ये जो हमारी सेल्स हैं पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स, ये सीक्रेट करती हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर जो एसेंशियल है हमारे विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में। दूसरी जो हमारी सेल है दैट इज म्यूकस निक सेल। ध्यान से देखो, म्यूकस निक सेल, स्ट्रक्चर तो बना लिया होगा आपने गैस्ट्रिक जूस का।
मैं आप फोटो ऐड करने की कोशिश, गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो है मैं फोटो ऐड कर दूंगा, आपको जो है आइडिया हो जाएगा कि कैसी दिखती है, और जो है रगी का जो है स्ट्रक्चर भी दिखा दूंगा आपको, ठीक है। दूसरी जो हमारी है वो है म्यूकस नेक्सेल, म्यूकस नेक्सेल। और भैया इसके बारे में क्या ही बात करें, इसका तो नाम ही में म्यूकस दिया हुआ है, मीन्स सिक्रीट क्या करती होगी, सिक्रीट म्यूकस, ठीक है। और ये म्यूकस बड़े काम की चीज़ है, क्यों भैया, एक तो ये लुब्रिकेशन का काम करता ही है, हम लोगों ने जो है सलाइवरी ग्लैंड में भी देख लिया था कि लुब्रिकेशन का काम करता है, अधेरिंग का काम करता है, इसोफेग जो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल होती है उसको लुब्रिकेट करता है ताकि ईजी पैसेज हो जाए उसे फूड के लिए। यहाँ पे इसका काम और भी बढ़ गया, क्योंकि भैया इसके जो साथी हैं पैराइटल सेल, इन्होंने सिक्रीट कर दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये भैया बहुत कंसनट्रेटेड एसिड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो स्टमक की म्यूकोसा उसकी ऐसी की तैसी कर देगा। इसको बचाने के लिए म्यूकस क्या करता है, म्यूकस हेल्प करता है, जो म्यूकोसा है स्टमक की, ठीक है, म्यूकस हेल्प इन म्यूकोसा ऑफ स्टमक फ्रॉम एक्सकोरेशन बाय द हाईली कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो ये जो म्यूकस है ये बड़ा हेल्पफुल हो जाता है, ये हमारे जो है स्टमक की म्यूकोसा को हेल्प करता है, ताकि ये भैया जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, कहीं ये पूरी जो है म्यूकोसा की वॉल को डैमेज ना कर दे, तो ये हेल्प करता है इसमें हमारे, ठीक है। और जो तीसरी हमारी मेजर सेल थी वो कौन सी थी, पेप्टिक सेल, या इसी को हम लोगों ने बोला था चीफ सेल या जाइमोजेनिक सेल, ठीक है। पेप्टिक सेल सिक्रीट करती है, सिक्रीट प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन, ठीक है, एंड प्रोएंजाइम प्रोरेनिन। रेनिन की ज़रा स्पेलिंग ध्यान से देखना, डबल एन है, ठीक है। एक और रेनिन आएगा जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो है एक एंजाइम सिक्रेट करता है, प्रो एंजाइम सिक्रेट करता है जिसको बोलते हैं पेप्सिनोजन, और एक और प्रो एंजाइम सिक्रेट करता है जिसे बोलते हैं प्रोरेनिन। और ये जो प्रोरेनिन है ये सिर्फ इन्फेंट में होता है, किसमें, बच्चों में होगा, ठीक है। और एंड सिक्रीट सम लाइपेज, या इसको बोलेंगे गैस्ट्रिक लाइपेज। वैसे तो मैंने ये बात भले ही जो है बड़े हल्के में लिख दी है, लेकिन भैया इस पे क्वेश्चन आया है, ज़रा ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या आया था। 2015 नीट का क्वेश्चन है, ये जो पॉइंट है एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। जो बच्चे उस टाइम पे क्या होता था कि बच्चे ज़्यादा एनसीईआरटी को भाव नहीं देते थे, वो साइड बुक पे कुछ ज़्यादा फोकस होते थे। और आज भी जब आप साइड बुक पढ़ोगे ना, जैसे आपको एमटीजी की बुक आती है कंप्लीट नीट गाइड, उसमें क्या दिया हुआ है, लाइपेज भी दिया हुआ है और साथ में लिखा है गैस्ट्रिक एमाइलेज। तो बच्चे रट लेते हैं कि भैया देखो प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन सिक्रीट करता है, इन्फेंट में प्रोरेनिन भी सिक्रीट करता है, गैस्ट्रिक लाइपेज सिक्रीट करता है, गैस्ट्रिक एमाइलेज सिक्रीट करता है। और इसी पे जो है नीट वालों ने क्वेश्चन बना दिया। नीट ने क्वेश्चन पूछा कि बताओ इन्फेंट में सिक्रीट होने वाले 3 एंजाइम, और उन्होंने हर ऑप्शन में 3-3 एंजाइम के नाम दे दिए। पहला ऑप्शन उन्होंने बनाया, उसमें जो है पेप्सिनोजन दिया, प्रोरेनिन दे दिया, और फिर लिख दिया गैस्ट्रिक एमाइलेज, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन बनाया, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन कॉमन था, और फिर उन्होंने ऑप्शन में डाल दिया गैस्ट्रिक लाइपेज। अब बच्चे कंफ्यूज कि करे तो करे क्या, पाया तो सब जाता है, हम लोगों ने एमटीजी में पढ़ा हुआ था, क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी तो पढ़ी नहीं, एनसीईआरटी पढ़े होते तो इसको लगा के आते, ठीक है। तो एनसीईआरटी में सिर्फ गैस्ट्रिक लाइपेज के बारे में दिया और इस पर क्वेश्चन पूछा, और उन्होंने सेकंड वाले ऑप्शन को सही किया था। आप जो है 2015 नीट का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो तीसरी मेजर सेल थी गैस्ट्रिक ग्लैंड की, पेप्टिक सेल या चीफ सेल या जाइमोजेनिक सेल, वो सिक्रीट करती है प्रोरेनिन एंजाइम पेप्सिनोजन, एंड साथ में सिक्रीट करती है जो है प्रोरेनिन, और जो इन्फेंट में सिक्रीट होता है, और सिक्रीट करती है सब गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है। इसके अलावा भी मैंने कहा कि 2 और जो है सेल्स पाई जाती हैं, एंडोक्राइन सेल्स होती हैं, उनके बारे में भी लिख लो, ध्यान से देखो। 4th एंडोक्राइन सेल, मैं बता दूं इनके नाम एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए, लेकिन इनके सिक्रीशन के बारे में बात की है उन्होंने। पहली सेल है अर्जेंटाफिन सेल, और ये अर्जेंटाफिन सेल बड़ी काम की सेल है, क्योंकि ये सिक्रीट करती है 3 हार्मोन। कितने? 3 हार्मोन, तीनों लोकल हार्मोन है। पहला है हमारा
स्टैटिन, ठीक है, स्टैटिन। दूसरा है हमारा सेरोटोनिन, सेरोटोनिन। एंड तीसरा है हिस्टामिन, हिस्टामिन। ये 3 हार्मोन जो है अर्जेंटाफिन सेल जो है सिक्रीट करती हैं, सोमैटोस्टेटिन, सेरोटोनिन और हिस्टामिन। सेरोटोनिन और हिस्टामिन के बारे में आप सर्कुलेशन वाला जो चैप्टर है वहाँ पे आप जरूर इसके बारे में सुनेंगे। सोमैटोस्टेटिन के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ, इनहिबिटरी हार्मोन होता है, सप्रेस करता है कामों को। तो सोमैटोस्टेटिन का यहाँ पे काम क्या होता है, जो सिक्रीशन हो रहा है जीआई ट्रैक में हार्मोनल का, उसको सप्रेस करने का काम करता है सोमैटोस्टेटिन। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। सेरोटोनिन जो है ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी वॉल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और ये स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन को जो है स्टिमुलेट करता है। 2 काम है सेरोटोनिन के। और हिस्टामिन जस्ट इसका अपोजिट होता है। सेरोटोनिन जो होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, हिस्टामिन वैसो डायलेटर होता है। ये जो ब्लड वेसल होती है उनकी वॉल को जो है डायलेट करता है, ठीक है। तो ये 3 जो है हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं अर्जेंटाफिन सेल के द्वारा, जो कि एक एंडोक्राइन सेल है। दूसरी सेल मैंने लिखी थी जी सेल, और जी सेल भी एक जो है हार्मोन सिक्रीट करती है, बोलते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन। और गैस्ट्रिन हार्मोन के बारे में आगे इसी चैप्टर में दिया हुआ है, जिसके बारे में मैं जो है नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में प्रोबेबली बताऊंगा, क्योंकि आज ये हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो जी सेल और या गैस्ट्रिक हार्मोन के बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में बताऊंगा। तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि भैया जो हमारे स्टमक है उसकी म्यूकोसा में जो है इनर साइड में फोल्डिंग है, जिसे हम लोगों ने रगी कहा। बीच बीच में पिट्स हैं, जिसे हम लोगों ने गैस्ट्रिक जो है ग्लैंड कहा। गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो आउटर सेल है उसमें जो है अलग अलग प्रकार की सेल है, जैसे म्यूकसनिक सेल है, जैसे हम लोग की पेप्टिक या चीफ सेल है, जैसे हम लोग की जो है ऑक्जेंटिक सेल है, और इनके सिक्रीशन से बनता है हमारा गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। इसके अलावा एंडोक्राइन सेल्स हैं, ठीक है। और ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली। अब हम लोग बात करते हैं हमारे डाइजेशन वाले पोर्शन की, क्योंकि मैंने कहा था कि पहले गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग जो है अपनी टॉपिक पे वापस लौट जाएंगे कि स्टमक में भैया मैकेनिकल में क्या होगा, केमिकल में क्या होगा। केमिकल हमको नहीं पता था कि केमिकल क्या है, केमिकल अब पता चल गया कि गैस्ट्रिक जूस होगा। चलो मैकेनिकल में देखो क्या होगा, मैकेनिकल प्रोसेस, मैकेनिकल प्रोसेस। ध्यान से देखो, सबसे पहला काम, जब बोलस आएगा स्टमक में तो इसका स्टोरेज होता है, स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है, स्टमक के अंदर होता है। और ये लगभग 4 से 5 घंटे होता है, एनसीईआरटी में ये डेटा दिया हुआ है। तो स्टोरेज जो फूड आएगा इसोफेगस से होते हुए स्टमक में, तो इसका 4 से 5 घंटे जो है अच्छे तरीके से स्टोरेज होगा। फिर क्या होगा, इसमें जो है डिफरेंट प्रकार के सिक्रीशंस होंगे। सिक्रीशन क्या होंगे, देखो, सिक्रीशन या मिक्सिंग ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ऐसे कर लो, मिक्सिंग ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। या और ये गैस्ट्रिक जूस का मिक्सेशन होता है बाय द मूवमेंट कॉल्ड चर्निंग मूवमेंट, चर्निंग मूवमेंट। और ये होता है मस्कुलर वॉल जो स्टमक की होती है उसके द्वारा, वॉल ऑफ स्टमक के द्वारा, ठीक है। तो फूड आया स्टमक के अंदर और उसमें हुए चर्निंग मूवमेंट, और ये जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट हुआ था गैस्ट्रिक ग्लैंड से, उसका मिक्सेशन उसमें होने लगा। और ये फूड, जब गैस्ट्रिक जूस जो है भैया बहुत ही तगड़ा, उसमें जो एक चीज़ थी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब उसने जो है उस फूड पे काम किया तो ये जो हमारा बोलस वाला फूड था ये पूरा जो है पानी पानी हो गया, जिसका नाम है काइम। और ये सेमी सॉलिड होता है, क्या होता है, सेमी सॉलिड, ठीक है, सेमी सॉलिड लिक्विड में जो है कन्वर्ट हो गया। तो मैकेनिकल प्रोसेस में 4 बातें मैंने लिख दी। पहला भैया हम लोग को पता है कि 4 से 5 घंटे जो है स्टोरेज होगा, ठीक है। जूस, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा, जिसका मिक्सेशन होगा बाय द हेल्प ऑफ चर्निंग मूवमेंट, जो मस्कुलर वॉल ऑफ स्टमक है वो करेंगी, ठीक है। और ये जो बोलस है, जब ये सारी मिक्सेशन हो जाएगा तो बोलस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा काइम में। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं केमिकल प्रोसेस की, केमिकल प्रोसेस की। ध्यान से सुनो, केमिकल हमारा क्या है, गैस्ट्रिक जूस, लिख लो गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस में हमारी एक सेल थी पेप्टिक सेल या चीफ सेल, या इसी को हम लोगों ने जाइमोजेनिक सेल। इसमें पाए जाते थे प्रो एंजाइम। कौन थे, प्रो एंजाइम। अभी हम बात कर रहे हैं एडल्ट की, तो प्रो एंजाइम कौन था, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन। और ये पेप्सिनोजन जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में तब तक जब तक HCl जो है आ करके इस पर एक्ट नहीं करता है और इसे कन्वर्ट नहीं कर देता है इसके एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में, ठीक है। और ये जो काम होता है ये HCl की प्रेजेंट में होता है। और जाहिर सी बात है भैया pH बहुत ही खतरनाक होगा, लगभग 1.8, हाईली एसिडिक,
ठीक है। तो पेप्सिनोजन जो एक प्रोएंजाइम था, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट था गैस्ट्रिक जूस के अंदर, उस पर HCl ने एक्ट किया और इसे एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये पेप्सिन जो है काम क्या करेगा, इस फूड, ये जो फूड आया है 4-5 घंटे तक रहेगा, ठीक है। तो ये फूड में प्रेजेंट जितनी भी प्रोटीन है इस प्रोटीन पे ये पेप्सिन वर्क करेगा। क्या करेगा, पेप्सिन वर्क करेगा और इसे कन्वर्ट कर देगा प्रोटीएजेज एंड पेप्टोन्स में। अब ये बात भी बच्चे रटते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं देखो आपको कोरिलेट कराता हूँ, ये मिटा दूँ, आपने लिख लिया होगा, ध्यान से देखो भैया। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, प्रोटीन क्या है, चेन है लंबी सी, ये भी किस चीज़ की, अमीनो एसिड की। अरे भैया अमीनो एसिड ऐसे मिलते हैं तो बनता है हमारा प्रोटीन। आप लोगों ने जो है बायोमोलिक्यूलर वाले चैप्टर में पढ़ा है। और ये जो हमारी प्रोटीन की चेन है, इस पे पेप्सिन किस प्रकार से वर्क करता है, ध्यान से देखो। दो तरीके होते हैं, एक होता है एक्सोपेप्टाइडेजेस के तरीके से, एक्सोपेप्टाइडेजेस, और दूसरा होता है एंडोपेप्टाइडेजेस। अगर कोई एंजाइम इस प्रोटीन चेन के एक एक अमीनो एसिड को बाहर निकालने लगा, तो हम उसे बोलेंगे एक्सोपेप्टाइडेजेस, मतलब बाहर से एक एक को निकाले जा रहा है, ठीक है। और एंडोपेप्टाइडेज का काम क्या होगा, ये कहीं से भी जो है इस प्रोटीन चेन को जो है कट कर देगा और बड़े बड़े टुकड़ों में डिवाइड कर देगा। लंबी सी प्रोटीन चेन थी, इसको बीच बीच में से कट कर दिया, बड़े बड़े टुकड़े जो है बन के तैयार हो गए प्रोटीन चेन के। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो पेप्सिन जो है ये एंडोपेप्टाइडेजेस की तरह काम करता है और इस लंबी सी प्रोटीन चेन को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है, जिसे हम लोग प्रोटीएजेस या पेप्टोन्स कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। प्रोटीन इज अ चेन ऑफ अमीनो एसिड, आप लोगों ने जो है बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। इसको जो है बीच बीच में से पेप्सिन ने कट कर दिया, हमारा प्रोटीएजेस या पेप्टोन्स बनके तैयार हो गया। ये तो बात हो गई एडल्ट की। मैंने एक और प्रोएंजाइम बताया था, ये मैं मिटा दे रहा हूँ और यहाँ पे जो है आप लोग है इसके नीचे यहाँ पे कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। एक और प्रोएंजाइम बताया था जो इन्फेंट में पाया जाता है, प्रोएंजाइम प्रोरेनिन। और प्रोरेनिन को भी एक्टिव फॉर्म में, ये भी इनएक्टिव फॉर्म में है, इसको भी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है HCl ही, ठीक है, HCl ही करता है और इसको बदल देता है रेनिन में। और ये रेनिन जो है ये वर्क करता है मिल्क प्रोटीन पे। जब बच्चे दूध पीते हैं तो उसमें प्रेजेंट जो प्रोटीन होती है उस पे ये रेनिन काम करता है। तो ये रेनिन वर्क करता है मिल्क प्रोटीन जिसका नाम है कैसीन। आप लोगों ने पढ़ा है मिल्क प्रोटीन कैसीन के बारे में, ठीक है। तो इस पे ये जो है रेनिन वर्क करता है। अब एनसीईआरटी ने तो बड़ा सिंपल फॉर्म में लिख दिया है कि भैया मिल्क प्रोटीन पे जो है रेनिन काम करता है और वही काम करता है जो पेप्सिन ने किया था। लेकिन रियलिटी में बातें कुछ और हैं, दी नहीं है एनसीईआरटी में। बच्चे जो है टीचर पढ़ाते हैं तो मैं भी बता दे रहा हूँ आपको। मिल्क प्रोटीन को जब ये रेनिन जो है वर्क करता है रेनिन, तो इसे बदल देता है पैरा कैसीन में। इस कैसीन प्रोटीन को जो है ये कन्वर्ट कर देता है पैरा कैसीन में, और इस पैरा कैसीन पे फिर कैल्शियम वर्क करता है हमारा, और कैल्शियम जो है इसे मिल करके बना देता है कैल्शियम पैरा कैसीनेट, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और आप सबने देखा है, इसे कहते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध से दही बनना, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ठीक है। दूध से दही बनने का काम यहाँ पे होता है पैरा कैसीन से जो है कैल्शियम पैरा कैसीनेट। और इसका जो है ना आपको लाइफ में जो है एग्जांपल देखना है। आप देखिए छोटे बच्चों को जब दूध पिलाया जाता है, अगर जो है थोड़ी देर के बाद वो उल्टी करते हैं या वोमिटिंग करते हैं, तो जो बाहर आता है उनके वो मिल्क नहीं होता है, वो थक्का होता है। वो क्यों होता है? इस प्रोसेस की वजह से। जब मिल्क प्रोटीन कैसीन थी उस पर जो है रेनिन ने काम किया, पैरा कैसीन में बदल गया, कैल्शियम ने जो है उसके साथ मिल किया और बना दिया कैल्शियम पैरा कैसीनेट, जिसे हम लोग कहेंगे कैल्शियम कर्डलिंग ऑफ मिल्क, इस प्रोसेस को, ठीक है। और फिर इस कैल्शियम पैरा कैसीनेट पे हमारा यही पुराना एंजाइम पेप्सिन ही वर्क करता है। अब भैया सुनो मेरी बात ध्यान से, प्रोरेनिन भले एडल्ट में ना पाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि पेप्सिन जो है बच्चों में नहीं पाया जाएगा, पेप्सिन तो बच्चों में रहेगा ही, ठीक है। तो पेप्सिन जो है कैल्शियम पैरा कैसीनेट पे वर्क करेगा और इसे प्रोटीएजेस या पेप्टोन्स में ब्रेक कर देगा। ये बातें क्लियर हो गई। दिस इज ऑल अबाउट जो है डाइजेशन इन स्टमक। आपको शायद बातें अगर नहीं क्लियर होगी, एक मिनट मैं आपको रिवाइज मार देता हूँ। केमिकल कौन था हमारा? गैस्ट्रिक जूस। कहाँ से सीक्रेट हुआ?
गैस्ट्रिक ग्लैंड से। गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन कौन सी सेल थी? हमारी जो थी पेप्टिक जो है म्यूकस नेक सेल थी, पेप्टिक सेल थी और हमारी जो है ऑक्जेंटिक सेल थी। उनसे सीक्रेट हुआ जो गैस्ट्रिक जूस, इसमें एक जो हमारी पेप्टिक सेल थी उसने सीक्रेट किया था प्रोएंजाइम। प्रोएंजाइम का नाम था पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन इनएक्टिव था, उस पर HCl ने वर्क किया, pH था 1.8 और जो ये एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया। फिर जो हमारा फूड आया था इसोफेगस से स्टमक में, उस पर इस जो है पेप्सिन ने प्रोटीन पे वर्क किया और इसे कन्वर्ट कर दिया प्रोटीएजेज एंड पेप्टोन्स में। मैंने आपको बताया पेप्सिन वर्क करता है एंडोपेप्टाइडेजेस की तरह। एंडोपेप्टाइडेजेस जो है लंबी सी प्रोटीन चेन को बीच बीच में से तोड़ करके एक छोटी छोटी जो है प्रोटीन चेन बना दे, उसे हम लोग जो है एंडोपेप्टाइडेज बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारी पेप्टिक सेल ने एक और प्रोएंजाइम सीक्रेट किया था जिसका नाम था प्रोरेनिन, जो कि इन्फेंट में पाया जाता है। यहाँ लिखा नहीं, मैंने लिख देता हूँ, इन्फेंट्स में पाया जाएगा और ये भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसको भी HCl जो है एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है रेनिन में, और ये रेनिन जो है मिल्क प्रोटीन कैसीन पे वर्क करता है जो इसे कन्वर्ट कर देता है पैरा कैसीन में। पैरा कैसीन में कैल्शियम मिल करके बनाता है कैल्शियम पैरा कैसिनेट, जिसे हम लोग कहते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध से दही बनना। कैल्शियम पैरा कैसिनेट पे फिर से वही हमारा पुराना एंजाइम पेप्सिन वर्क करता है और प्रोटीएजेज या पेप्टोन्स में इसे कन्वर्ट कर देता है। तो स्टमक हमारा यहाँ पे फिनिश हो जाता है। ये सारी बातें थी आपको स्टमक से रिलेटेड। अभी तक आपने क्या देखा? ठीक है, स्टार्च का ब्रेकडाउन देखा स्टमक हमारे जो है बकल कैविटी के अंदर, और अभी आपने देख लिया प्रोटीन का जो है ब्रेकडाउन हुआ किसके अंदर? स्टमक के अंदर। अब हम लोग बात करने वाले हैं चौथे हमारे पॉइंट की, स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी यहाँ पे मैं लिख दूँ डुओडेनम वाला पार्ट। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। तो ये सारा काम जो है डुओडेनम वाले पार्ट में होगा जो अभी मैं लिखवाने वाला हूँ। और डुओडेनम को आपको याद होगा, मैंने स्ट्रक्चर बनाया था डुओडेनम का। ये रहा हमारा, कुछ इस प्रकार से डुओडेनम दिखता है और इसके इस प्रकार से यहाँ पे होती है एक ग्लैंड जिसे हम लोग बोलते हैं पैंक्रियाज। ठीक है, और पैंक्रियाज की एक डक्ट थी जिसे हम लोगों ने बोला था पैंक्रियाटिक डक्ट, और इस डक्ट से जो है एक और डक्ट आके मिली थी जिसे हम लोगों ने बोला था कॉमन बाइल डक्ट। ये गॉल ब्लैडर से आई थी, आपको पता है। ठीक है, तो ये है हमारी कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, और ये क्या लाई थी? बाइल, याद होगा अगर आपको। ये जो है हमारी है पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट, और ये पैंक्रियाटिक डक्ट लेके जाएगी पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है, किसके अंदर? हमारे डुओडेनम वाले पार्ट में। अब डुओडेनम की जो पार्ट जो है वॉल है उसको ज़रा ध्यान से देखो। इसमें म्यूकोसा है और म्यूकोसा में पाए जाते थे विलाई, विलाई के बीच बीच में थे क्रिप्ट ऑफ लेबरकुन जिनका सिक्रीशन था। ज़रा ध्यान से देखो, मैंने स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से कुछ बना के दिखाया होगा। ठीक है, नहीं याद है तो फिर से देख लो। इस प्रकार से मैंने बनाया था विलाई का स्ट्रक्चर। ये थी हमारी म्यूकोसा, ये थी हमारी सब म्यूकोसा। ध्यान से देखो, ये हम डुओडेनम की बात कर रहे हैं और मैंने कहा था कि ये जो सब म्यूकोसा है, ये जो सब म्यूकोसा है ये बड़ी काम की है। ठीक है, ये इसमें कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, इसमें ढेर सारी जो है ब्लड वेसल्स हैं, बहुत सारी नर्व हैं, इवन इसमें एक प्रकार की ग्लैंड भी है। कहाँ पर है ये ग्लैंड? डुओडेनम वाले पार्ट में। नाम क्या है इस ग्लैंड का? ब्रूनर्स ग्लैंड, बताया था, ब्रूनर्स ग्लैंड। और ये ब्रूनर्स ग्लैंड की ओपनिंग होती है हमारे क्रिप्ट में, क्रिप्ट ऑफ लेबरकुन में। ठीक है, और इस क्रिप्ट के जो है क्रिप्ट में जब इसकी ओपनिंग होती है, हमने बताया था क्रिप्ट के ये जो हमारी आउटर मोस्ट वॉल है ये होती है ब्रश बॉर्डर सेल्स। ठीक है, बनाया था, स्ट्रक्चर बना के दिखाया था ना। ठीक है, तो ये ब्रश बॉर्डर जो है सेल का जो सिक्रीशन होगा ये है हमारी ब्रश बॉर्डर सेल्स। इनका सिक्रीशन प्लस ब्रूनर्स ग्लैंड का सिक्रीशन, ब्रूनर्स ग्लैंड का सिक्रीशन मिल करके बनाता है हमारा इंटेस्टाइनल जूस। यहाँ पे लिख लो। ठीक है, ब्रश बॉर्डर सिक्रीशन, ब्रश बॉर्डर सेल प्लस ब्रश बॉर्डर सेल्स प्लस ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स गलत हो गया, ब्रूनर्स ग्लैंड, इन दोनों के सिक्रीशन से हमारा बनता है इंटेस्टाइनल जूस, या इसी का बड़ा ही फेमस नाम है सकस इंटेरिकस
बड़ा ही क्वेश्चन इस पे पूछा गया है, ठीक है, सकस इंटेरिकस। तो ध्यान से देखो कि डुओडेनम में 3 लोग सिक्रीट हो गए भैया, एक तो बाइल सिक्रीट हो गया, एक तो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट हो गया, और तीसरा खुद इसने सिक्रीट किया अपने म्यूकोसा से इंटेस्टाइनल जूस। तो तीनों लोग जो है अब डाइजेशन में काम करेंगे। जो काइम था स्टमक में क्या हुआ, तो बोलस कन्वर्ट हो गया था काइम में, अब काइम जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर आएगा, और इंटेस्टाइन में सबसे पहला वाला पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का वो डुओडेनम वाला पार्ट, और डुओडेनम में 3 लोगों का सिक्रीशन, बाइल का, पैंक्रियाटिक जूस का और सकस इंटेरिकस का। सबसे पहले काम करता है पैंक्रियाटिक जूस। जो फूड आएगा काइम उस पर सबसे पहले वर्क कौन करेगा, पैंक्रियाटिक जूस। उसी के साथ साथ हमारा बाइल भी काम कर लेता है, और सबसे लास्ट में हमारे आते हैं सकस इंटेरिकस भैया, जो सारा काम तमाम कर देते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इस वाले पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम वाले पार्ट में, कि पैंक्रियाटिक जूस क्या क्या चीज़ें करेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो है बाइल उसमें क्या हेल्प करेगा, और इंटेस्टाइनल जूस या सकस इंटेरिकस अंत में क्या काम करेगा, और यहीं पे हमारा जो है डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट हो जाएगा। चलो तो पूरा जो है इरेज करते हैं, और नंबर 1 डालते हैं हमारा पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस, ध्यान से देखो, पहला हमारा पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस, अब मैंने जो है आपको जब पैंक्रियास पढ़ाया था उसी टाइम पे मैंने आपको पैंक्रियाटिक जूस के बारे में सारी बातें बता दी थी। एक्सोक्राइन वाले पार्ट से सिक्रीट होता है, बताई थी बात, ठीक है। इसमें ढेर सारे प्रो एंजाइम होते हैं, सबके नाम भी वहीं पे लिखवा दिए थे। ज़रा ध्यान दिलाऊं मुझे, प्रो एंजाइम कौन कौन से थे, मैंने 6 के नाम लिखे थे। यस, ट्रिप्सिनोजेन, ठीक है। दूसरा था काइमोट्रिप्सिनोजेन। तीसरा था हमारा प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस। देन था हमारा एमाइलेजेस, ठीक है। देन था हमारा न्यूक्लियेजेस, और सबसे लास्ट में हमारा लाइपेजेज। ये 6 जो है टोटल मैंने आपको जो है प्रो एंजाइम बताए थे जो पैंक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले पैंक्रियाटिक जूस ने जो है काम करना है, तो हम लोगों ने सबके बारे में लिख लिया। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, फूड जो है वो किसके फॉर्म में आएगा, काइम के फॉर्म में। कहाँ से आया भैया, स्टमक से आएगा, स्टमक से। और स्टमक में इसके साथ क्या क्या हुआ है ये सिर्फ यही जानता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने क्या किया है। तो भैया जब काइम आया इंटेस्टाइन में तो भैया ये तो हाईली एसिडिक होगा, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स था, हाईली एसिडिक, ठीक है। ये जो काइम है जब ये जो है हमारे इंटेस्टाइन में आएगा तो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होगा। अब भैया इस एसिड से बचा कैसे जाए, एसिड से बचने के लिए मैंने बताया था कि जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा होती है उसकी वॉल में, आउटर मोस्ट वॉल में जो ब्रश बॉर्डर वॉल होती है उसमें गॉबलेट सेल्स पाई जाती हैं, और ये गॉबलेट सेल्स सिक्रीट करती थी म्यूकस। तो भैया यहाँ पे फिर से म्यूकस जो है हेल्प करेगा, जो है अब वहाँ पे तो उसने हेल्प की थी किसकी, स्टमक के जो है म्यूकोसा की, यहाँ पे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा की हेल्प करेगा। और सिर्फ यही नहीं, म्यूकस के साथ साथ पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट बाइकार्बोनेट इसमें हेल्प करता है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है भैया ये सब बातें, पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट बाइकार्बोनेट जो है इसमें हेल्प करेगा इसको बचाने में। इसके अलावा अब भैया मैंने बोला था कि जो प्रो एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस के ये तो भैया एल्कलाइन मीडियम में काम करेंगे, एसिडिक मीडियम है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो सिर्फ म्यूकोसा की वाल को बचा लिया ना, मीडियम तो चेंज नहीं कर दिया है, ठीक है। ये काइम का तो मीडियम अभी भी वही है, हाईली एसिडिक है, उसमें एसिड पड़ा हुआ है। तो हमारा जो बाइल है ये इसमें हेल्प करता है। बाइल प्रोवाइड एल्कलाइन मीडियम फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। तो सारी समस्याओं का समाधान जो है हो गया, जो किया था किसने, हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने स्टमक के अंदर काइम के साथ। तो काइम जो है वो हाईली एसिडिक था, जब इंटेस्टाइन में आया तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा कहीं डैमेज ना हो जाए इसके लिए गॉबलेट सेल ने म्यूकस सिक्रीट किया। पैंक्रियास से हमारा बाइकार्बोनेट आया, इन दोनों ने मिल करके खूब जो है आपको जो है आपके इंटेस्टाइन को है बचा लिया। फिर उसके बाद जो है हमारा बाइल आया, बाइल ने जो है प्रोवाइड किया एल्कलाइन जो है मीडियम हमारे इन एंजाइम के एक्शन के लिए। ये बात पूरी क्लियर हो गई, ठीक है। ध्यान से देखो अब आगे क्या है, आगे बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात है। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेटाइड, ये सारे क्या हैं, इनएक्टिव फॉर्म में है।
सबसे पहले इन्हें कहाँ कन्वर्ट होगा, एक्टिव फॉर्म में। जैसे वहाँ पे हम लोग का पेप्सिनोजन था स्टमक में, उसे भी कन्वर्ट होना पड़ा था। यहाँ पे सबसे पहले कन्वर्ट होता है एक्टिव फॉर्म में ट्रिप्सिनोजन बाय एन एंजाइम, कहते हैं एंटेरोकाइनेज। अब ये कहाँ से आ गया, ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से आया भैया, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से, ठीक है, म्यूकोसा से। ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से आया, ट्रिप्सिनोजन पे एक्ट किया और इसे कन्वर्ट कर दिया एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में, ट्रिप्सिन में। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। और ये जो ट्रिप्सिन है ये बाकी अपने भाइयों को हेल्प करेगा एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने में। ये कार्बोक्सीपेप्टाइजेज है, काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में चेंज करेगा, काइमोट्रिप्सिन में चेंज करेगा। प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस को कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस में चेंज करेगा, कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस में से कार्बोक्सीपेप्टाइड में चेंज करेगा, कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस में चेंज करेगा। और इसी तरीके से माइलेज, न्यूक्लियस और लाइपेजेस को भी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो सारी जो है काम जो थे, तैयारी है सारी हो चुकी है। तैयारी क्या क्या थी कि भैया एसिडिक से बचना है, एसिडिक से बचने के लिए म्यूकस और बाइकार्बोनेट ने काम कर दिया। एल्कलाइन मीडियम चाहिए, बाइल ने काम कर दिया। इनएक्टिव फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना है, इंटेरोकाइनेज ने हेल्प कर दिया, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से सिक्रीट हुआ, ट्रिप्सिन बना, ट्रिप्सिन ने बाकियों को जो है एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब बारी है इनके काइम पे वर्क करने की। अब काइम पे ये एक्ट करेंगे, कौन क्या बनाएगा, कौन कैसे किस पे एक्ट करेगा, ज़रा ध्यान से देखो। मैं लाइन से ही लिखता जाऊँगा, आपको जो है समझते चलना है। ये ट्रिप्सिनोजन से कन्वर्ट हो गया किसमें, ट्रिप्सिन में। मैं नाम चेंज कर दे रहा हूँ, काइमोट्रिप्सिनोजन से काइमोट्रिप्सिन में, कहाँ गया, काइमोट्रिप्सिन, ठीक है। और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, और ये एमाइलेजेज, लाइपेजेज, एमाइलेज, ठीक है, लाइपेज, न्यूक्लियस, ठीक है। इस तरीके से समझ लेना, ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। वो चीज़ें जो अभी मैंने मिटाई हैं वो आपने लिख ली होंगी, ठीक है। जो ट्रिप्सिन है वो वर्क करेंगे, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये वर्क करेंगे हमारी प्रोटीन के ऊपर। आपने कहा था सर प्रोटीन तो स्टमक में ही खत्म हो गई, अरे कुछ बची होगी, मान लो प्रोटीन बची थोड़ा बहुत, ठीक है। नहीं, मैं सीक्वेंस में ही लिखना ज़्यादा पसंद करूँगा, नहीं तो तुम लोग समझ नहीं पाओगे, ठीक है। एक एक जैसे मैंने लिखा है वैसे उसी सीक्वेंस में बताता चलूँगा। मान लो प्रोटीन थोड़ी बहुत रह गई, ठीक है। इसके अलावा जो प्रोटीन ब्रेक हुई थी उससे बना था प्रोटीएजेज, इससे बना था पेप्टोन्स, ठीक है। और ये तीनों पे हमारे 3 धुरंधर काम करेंगे पैंक्रियाटिक जूस के, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, ठीक है। और ये तीनों धुरंधर क्या करेंगे, प्रोटीन जो है एक लंबी अमीनो एसिड की चेन थी मैंने बोला था, और ये भी तो अमीनो एसिड की ही चेन है, ये थोड़ी छोटी है, प्रोटीन को कट करके बनी है ये दोनों। तो अब क्या होगा, ये लोग क्या करेंगे, इनको 2-2 अमीनो एसिड के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, ठीक है। जो हमारे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज हैं, ये प्रोटीन, प्रोटीएजेज एंड पेप्टोन्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। अब 2 अमीनो एसिड वाले प्रोटीन चेन को बोलेंगे डाइपेप्टाइड्स, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। पहले 3 लोगों ने काम किया, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइड, प्रोटीन, प्रोटीएजेज एंड पेप्टोन्स में। मैंने बताया था ये दोनों जो है प्रोटीन की चेन है छोटी छोटी, जो इसी से बनी हुई है, और प्रोटीन लंबी सी चेन है। इस पर इन लोगों ने वर्क किया और 2-2 अमीनो एसिड का चेन बना दिया। यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, ये देखो, ये हमारा डाइपेप्टाइड्स, 2-2 अमीनो एसिड लिख लो इसमें, ए अमीनो एसिड। पहला काम समझ में आ गया कि हम लोगों के 3 एंजाइम तो यहीं पे फिनिश हो गए। बचे कौन, एमाइलेज हमारा बचा, ठीक है। एमाइलेज स्टार्च पे वर्क करेगा, जिस तरीके से ये सलाइवरी एमाइलेज जो है वर्क किया था स्टार्च पे, उसी तरीके से यहाँ पर भी एमाइलेज जो है स्टार्च पे वर्क करेगा। अब ज़रा एक क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में, किसमें मैंने देखा था, शायद एलन के पेपर में आया हुआ था क्वेश्चन। उन्होंने ये पूछा था कि बताओ इंटेस्टाइन में कितना स्टार्च पे जो है एमाइलेज वर्क करेगा, 70%, क्योंकि 30% क्या हो गया था, हमारे जो है बकल कैविटी में ही फिनिश हो गया था। तो 70% जो स्टार्च बचा होगा उस पर हमारा जो है एमाइलेज वर्क करेगा, एमाइलेज एंजाइम, और ये फिर से इसको जो है हमारे डाइसैकेराइड्स में तोड़ देगा, डाइसैकेराइड्स में ब्रेक डाउन करेगा। अब ये डाइसैकेराइड कुछ भी हो सकते हैं, जैसे हमारा सुक्रोज हो सकता है, माल्टोज हो सकता है, या हमारा जो है लैक्टोज हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा जो एमाइलेज है, ये बाकी बचा जो स्टार्च था, जो सलाइवरी एमाइलेज से बच गया था, उसको इसने जो है डाइसैकेराइड्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है।
उसके बाद आता है हमारा जो है न्यूक्लियसेस, और ये न्यूक्लियसेस वर्क करता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या मतलब? डीएनए और आरएनए, ठीक है। और डीएनए और आरएनए बने होते हैं किस चीज़ के? न्यूक्लियोटाइड से। मैंने बताया था आपको, जो एक वीडियो मैंने डाला था शायद डीएनए रेप्लिकेशन वाला, वहाँ पे आप जाकर देखिएगा, तो मैंने सारी जाते डिटेल में आपको बात की थी वहाँ पे। तो न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए आरएनए वो बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से। आपने न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर भी देखा होगा। तो ये जो है न्यूक्लिक एसिड, इस पे ये हमारा जो है न्यूक्लियेज एंजाइम काम करेगा और इन्हें जो है न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देगा, न्यूक्लियोटाइड में ब्रेक डाउन कर देगा। और फिर ये हो सकता है फर्दर और भी काम कर जाए, तो ये न्यूक्लियोसाइड तक पहुंचा देगा इन्हें, सभी को नहीं लेकिन कुछ को तो पहुंचा ही देगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड भी बन जाएंगे, न्यूक्लियोसाइड भी बन जाएंगे। किसने वर्क किया? न्यूक्लियेजेज ने। अब हमारा सिर्फ एक एंजाइम बचा रह गया, लाइपेज। और लाइपेज की कहानी बड़ी अच्छी एनसीईआरटी ने लिखी है, ज़रा ध्यान से देखो। ये मैं मिटा दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। हम लोगों के 5 जो है एंजाइम थे पैंक्रियाटिक जूस के, उन्होंने काम कर लिया अपना। आया लाइपेज, लाइपेज, लाइपेज। अच्छा, मैंने आपको जो है जब फर्स्ट लेक्चर वीडियो स्टार्ट किया था मैंने कहा था कि जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है, दीज आर हाइड्रोलिटिक एंजाइम, वाटर की प्रेजेंस में काम करते हैं। ये भी भैया वही काम करेगा, ठीक है। ये रहा हमारा वाटर, या वाटर की जगह कह लो काइम है, सेमी सॉलिड है, इसमें हमारा होगा लाइपेज, ठीक है। इसको वर्क किस पे करना है? फैट पे। किस पे वर्क करना है भैया? फैट पे। सब तो खत्म हो गया, प्रोटीन खत्म हो गई, न्यूक्लिक एसिड खत्म हो गई, सारे कार्बोहाइड्रेट खत्म हो, सब में काम कर दिया, बचा क्या है? फैट। फैट पे इसको वर्क करना है, लेकिन फैट की एक समस्या है, ये वाटर इनसॉल्युबल है, वाटर इनसॉल्युबल है। अब भैया वाटर इनसॉल्युबल है मतलब ये ऊपर बैठे हुए हैं भैया, लो मसला हो गया। ये तो लाइपेज कर रहा है हम पानी में हैं, तुम पानी में आओ, हम तुमको जो है ब्रेक डाउन करेंगे। वो कह रहा है हम आएंगे ही नहीं, हम ऊपर तैर रहे हैं, हम इनसॉल्युबल हैं। मसला हो गया। सबने अच्छे से काम कर लिया, लाइपेज बेचारा फंस गया, ये तो काम ही नहीं कर पा रहा है। अब क्या किया जाए? अब लाइपेज ने हेल्प मांगी। लाइपेज ने कहा कि तुम टेंशन मत लो, हम अपने साथी को बुलाते हैं। कौन साथी? हम पैंक्रियाटिक जूस के साथ एक और बंदे को लाए थे, नाम था बाइल। क्या नाम था? बाइल। इसने बाइल से बुलाया और बाइल से कहा भैया देखो ये बहुत अकड़ रहा है, जरा इसका कुछ करो तो। और बाइल ने इस पर एक्ट किया, इस फैट मॉलिक्यूल पे, और इसको जो है कन्वर्ट कर दिया छोटे छोटे पीसेज में तुरंत। हमारे जो सर थे वो ऐसे बताते थे कि बाइल आया, फैट पे एक्ट किया और ये झर से टूट गया, ठीक है। तो बाइल आया, फैट पे वर्क किया और ये झर से टूट गया। झर से टूटा किसमें? मीजल्स में, मीजल्स में छोटे छोटे पार्ट में टूट गया। अब क्योंकि लाइपेज जो है ये इस पर एक्ट क्यों नहीं कर पा रहा था? सरफेस एरिया बहुत कम मिल रहा था भैया, इतना ही सरफेस एरिया मिल रहा है। अब जब ये छोटे छोटे फॉर्म में टूट गया, सरफेस एरिया बढ़ गया, टेंशन कम हो गया, सरफेस टेंशन कम हो गया, सरफेस टेंशन कम हो गया, सरफेस एरिया बढ़ गया। अब जो है लाइपेज इस पे वर्क कर सकता है। अब लाइपेज जो है इसके वर्क करेगा, और कैसे करेगा वो मैं आपको बताता हूँ अभी। लेकिन ये जो बाइल ने काम किया फैट को तोड़ने का, इसे एक प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इमल्सिफिकेशन। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन, ठीक है। तो बाइल ने बड़ा अच्छा काम कर दिया। एक तो वहाँ पे एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कर दिया था, दूसरा काम यहाँ इन्होंने इमल्सिफिकेशन का कर दिया, तीसरा काम लिख लो ये इनको एक्टिव भी करता है, इन भाई साहब को जगाता है कि भैया उठो तुमको ये करना है, ठीक है। तो बाइल जो है फैट के ऊपर वर्क करेगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट से ये इसको जो है छोटे छोटे पार्ट में, टुकड़े में जो है तोड़ देगा, जिसे हम लोग बोलेंगे मीजल्स। अब जब ये छोटे छोटे पार्ट में टूट गए तो इनका सरफेस एरिया तुरंत बढ़ जाएगा। अब लाइपेज वर्क कर सकता है, सरफेस टेंशन कम हो गया है। अब देखो लाइपेज करेगा क्या, ध्यान से देखो फैट पे किस तरीके से ये वर्क करता है। ये रहा हमारा फैट, ठीक है, इस पर हमारा लाइपेज वर्क करेगा। अब क्या बनेगा ये डिपेंड करता है आपने बायोमोलिक्यूल पढ़ा है कि नहीं। मैं बार बार बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर पे आ जाता हूँ, ठीक है। फैट जो है ये क्या है? ट्राइग्लिसराइड। नहीं सुना? चलो मैं बताता हूँ ट्राइग्लिसराइड क्या होता है। ट्राइग्लिसराइड जब आप ग्लिसरॉल का जो है स्टेरिफिकेशन कराते हैं 3 फैटी एसिड से, तो बनता है हमारा ट्राइग्लिसराइड। आपने ये वाला स्ट्रक्चर देखा होगा, ठीक है। इसी प्रकार से था, ये रहा हमारा ट्राइग्लिसराइड, ये हमारा ट्राइग्लिसराइड है, ठीक है। ये 3 फैटी एसिड जो है जाकर आकर ग्लिसरॉल से जब स्टेरिफिकेशन होता है तो हमारा बनता है एक फैट का मॉलिक्यूल। ये चीज़ पता है ना आपको, ट्राइग्लिसराइड।
तो ये लाइपेज क्या करता है, ये जो इस ग्लिसरॉल के एक एक अटैच फैटी एसिड को तोड़ता जाता है, एक एक को तोड़ता है, सबको एक साथ नहीं तोड़ता, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो जब ये एक जो है फैटी एसिड को इससे रिलीज करेगा तो 2 बचेंगी फैटी एसिड, तो हम जो है ट्राई की जगह नाम दे देंगे डाइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड। और एक और तोड़ दे तो बच जाएगी सिर्फ एक फैटी एसिड, तो इसे बोलेंगे मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड। ठीक है, और बाकी बचा हुआ काम जो लाइपेज होगा और उसमें क्या बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस में, वो कर देगा, बाकी तोड़ के इसको ग्लिसरॉल को अलग कर देगा, फैटी एसिड को अलग कर देगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो हम लोगों ने जो है 6 एंजाइम लिखे थे पैंक्रियाटिक जूस में, कौन सा, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, एमाइलेजेस, न्यूक्लियेजेस एंड लाइपेजेस, 6 लिखे थे। 3 ने जो है प्रोटीन पे वर्क किया, प्रोटीन, प्रोटीएजेज एंड पेप्टोन्स पे, और उन्हें डाइपेप्टाइड्स में तोड़ दिया। ठीक है, डाइपेप्टाइड्स में तोड़ दिया। उसके बाद हमारा आ गया स्टार्च पे वर्क करना, स्टार्च मीन्स पॉलीसेक्राइड या कार्बोहाइड्रेट जितने बचे हुए थे उस पर हमारे एमाइलेज ने काम किया और उसे ब्रेक डाउन किया किसमें, हमारे जो है डाइसेक्राइड्स में। ठीक है, उसके बाद हमारा न्यूक्लिक एसिड पे जो है वर्क किया न्यूक्लियेजेज ने, न्यूक्लियेजेज ने क्या किया, उसे न्यूक्लियोटाइड और अगर और आगे तक काम कर पाया तो न्यूक्लियोसाइड तक पहुंचा दिया। ठीक है, और फिर लास्ट में हमारा फैट था, फैट के साथ कुछ बातें हो गई, दिक्कत हो गई, लाइपेज इस पर वर्क नहीं कर पा रहा था क्योंकि ये इनसॉल्युबल था, वाटर के ऊपर सरफेस पे पड़ा हुआ था, सरफेस एरिया बहुत कम मिल रहा था लाइपेज को वर्क करने के लिए, इसलिए इसने बाइल से हेल्प मांगी। बाइल ने आया, इमल्सिफिकेशन किया, मीजल्स में तोड़ दिया, सरफेस टेंशन कम हो गया। अब जो है लाइपेज वर्क किया, लाइपेज ने क्या किया भैया, इनके एक एक फैटी एसिड को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक कहानी समझ में आई। लास्ट हमारा जो बंदा बचा हुआ है, देखो मैंने 3 लोगों का सिक्रीशन दिखाया था। पहला था हमारा पैंक्रियाटिक जूस, दूसरा था बाइल, बाइल भी यहाँ पे निपट गया, दूसरा यही था ना। अब तीसरा सिर्फ बच गया है हमारा पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस बोल रहा हूँ, इंटेस्टाइनल जूस, या हमारा इसी का नाम है सकस इंटेरिकस, सकस इंटेरिकस। ध्यान से देखो, तीसरा हमारा बंदा है सकस इंटेरिकस, ध्यान से देखो। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है, कहती है एनसीईआरटी की अब तक आपने जो भी पढ़ा, मतलब पैंक्रियाटिक जूस और बाइल ने जो भी किया, उसके जितने भी एंड प्रोडक्ट थे उस पे हमारे सकस इंटेरिकस के एंजाइम वर्क करेंगे। लिख लो एक पॉइंट, एंजाइम्स ऑफ सकस इंटेरिकस वर्क ऑन एंड प्रोडक्ट्स ऑफ पैंक्रियाटिक जूस एंजाइम्स रिएक्शन, एंजाइम्स। ठीक है, तो पैंक्रियाटिक जूस एंजाइम ने जो काम किया, उन्होंने जो एंड प्रोडक्ट बनाया, उस पे जो है हमारा सकस इंटेरिकस वर्क करेगा। तो हमारा जो है पहला जो एंजाइम था पैंक्रियाटिक जूस का, ठीक है, हमारा जो है ट्रिप्सिन था, जो है काइमोट्रिप्सिन था, और जो है कार्बोक्सीपेप्टाइड्स था। उन लोगों ने क्या किया था, डाइपेप्टाइड्स बनाए थे। क्या बनाए थे, डाइपेप्टाइड्स। ठीक है सॉरी, बनाया था डाइपेप्टाइड्स। अब इस डाइपेप्टाइड्स पे वर्क करेगा इस सकस इंटेरिकस का एंजाइम जिसका नाम है डाइपेप्टाइडेजेस, डाइपेप्टाइडेजेस। ठीक है, और ये डाइपेप्टाइडेजेस ये 2 अमीनो एसिड को बीच में से ब्रेक कर देगा और अब हमारी बन के फाइनली तैयार हो गई है अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड। मैंने कहा था कि जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो लास्ट में सबसे सिंपल फॉर्म में अपने टूटेगा। मैंने कहा था प्रोटीन लंबी सी चेन है जो बनी है अमीनो एसिड की, और लास्ट में देखो अमीनो एसिड आखिर बन के तैयार हो गया। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, उसके बाद हमारा एमाइलेज ने वर्क किया था पॉलीसेक्राइड्स के ऊपर, कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर, और उन्होंने बनाया था क्या, डाइसेक्राइड्स बनाए थे। अब डाइसेक्राइड्स भी मैंने काफ़ी सारे आपको लिख दिए थे, ध्यान से देखो। डाइसेक्राइड में मैंने लिखा था माल्टोज, मैंने लिखा था सुक्रोज, मैंने लिखा था लैक्टोज। अब इस पे जो है इन तीनों पे सकस इंटेरिकस के अलग अलग एंजाइम वर्क करेंगे। माल्टोज पे सकस इंटेरिकस का एंजाइम माल्टेज वर्क करता है। क्या वर्क करता है, माल्टेज, और इसे कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। अब ध्यान से देखो, डाइसेक्राइड 2 जो है शुगर से मिलके बना होगा, तो जब ये टूटेंगे तो 2 शुगर बनेगी, ये ग्लूकोज दूसरी भी ग्लूकोज। ये चीज़ क्लियर हो गई।
ठीक है। सुक्रोज पे जो है सकस इंटेरिकस का एंजाइम वर्क करेगा सुक्रेज और इसे जो है ब्रेक करेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ये तो रटा होता है हर बच्चों को, ठीक है। लैक्टोज पे सकस इंटेरिकस का एंजाइम वर्क करेगा लैक्टेज, ठीक है, और ये इसे ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। जब मैं ये बात लिखता हूँ या फिर जब बच्चे जो है इस चीज़ को रटने लगते हैं कि माल्टोज टूटेगा तो क्या बनेगा, सुक्रोज टूटेगा तो क्या बनेगा, ये तो मोस्ट प्रोबेबली हर किसी को याद है, कम से कम 20 बार आपने पढ़ा है। यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन होता था कि माल्टोज टूटेगा क्या बनेगा, लैक्टोज टूटेगा। हम लोग जब प्रिपरेशन करते थे बड़ी एक जो है मजाकिया हम लोगों ने ट्रिक बनाई हुई थी कि जितना ज़्यादा माल्टोज है मीन्स जितना ज़्यादा माल है उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, मीन्स उतना ज़्यादा ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा एनर्जी, तो जितना ज़्यादा माल उतनी ज़्यादा एनर्जी, इस तरीके से हम लोग याद करते थे, ठीक है। तो आप जो है इस तरीके से याद कर सकते हो, ज़्यादा डीप में मत जाना इसके, ठीक है, बस याद कर लेना, ठीक है। तो डाइसेक्राइड जो थे वो 2 शुगर थी, दोनों शुगर को अलग अलग तोड़ करके इन्होंने ग्लूकोज फ्रक्टोज और ग्लूकोज गैलेक्टोज बना के दे दिया हमें, ठीक है। अब हमारा न्यूक्लियस बचा था, न्यूक्लिक एसिड में से जो एंड प्रोडक्ट थे, 2 एंड प्रोडक्ट बने थे, एक तो न्यूक्लियोटाइड बन गया था हमारा, न्यूक्लियोटाइड बना था, और एक बना था न्यूक्लियोसाइड। मान लो न्यूक्लियोटाइड जितने बचे थे इस पे वर्क किया न्यूक्लियोटाइडेजेज ने, ठीक है, और इसे कन्वर्ट कर दिया न्यूक्लिएजेज में, ठीक है, न्यूक्लिएजेज में, और फाइनली इस पे न्यूक्लिएजेज सकस इंटेरिकस का न्यूक्लिएजेज एंजाइम वर्क करता है, ठीक है, और इन्हें कन्वर्ट कर देता है। अब जरा ध्यान से मेरी बात समझना, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, पेंटोज शुगर। अब वो पेंटोज शुगर डीऑक्सी भी हो सकती है और राइबोज वाली भी हो सकती है, आरएनए है तो राइबोज वाली होगी और डीऑक्सी है तो डीएनए वाली होगी, ये बात क्लियर है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शुगर होती है, नाइट्रोजन बेस होते हैं और फॉस्फेट होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट निकाल दिया, बच गया न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोसाइड, मैं यहाँ पे गलत लिख दिया, न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड पे जब ये न्यूक्लियेजेस वर्क करेगा तो क्या क्या बचा था, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस, तो अब यहाँ पे शुगर बनेगी और क्या बनेंगे, नाइट्रोजन बेसेस। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी शुगर बनेगी, कौन सा बेस जो है बन के निकलेगा। अगर ये जो है आरएनए होगा, तो आरएनए से टूट के बना हुआ न्यूक्लियोटाइड होगा तो भैया यहाँ पे जो है राइबोज वाली शुगर बन जाएगी। अगर डीएनए वाला न्यूक्लियोटाइड होगा तो यहाँ पे बन जाएंगे डीऑक्सी वाली। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड पे कम किया न्यूक्लियोटाइडेजेस ने, देन बने न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोसाइड पे वर्क कर गया, न्यूक्लियोसाइडेजेस ने वर्क किया शुगर और नाइट्रोजन बेसिस में इसे कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा लास्ट कौन बचा है, हमारा बच गया है फैट। और फैट में हम लोगों ने जो है हमारा जो लाइपेज था उसने डाइसेक्राइड और मोनोसेक्राइड तक बना दिया था, ठीक है। अब डाइसेक्राइड मोनोसेक्राइड पे डाई एंड मोनोसेक्राइड पे डाई एंड मोनोसेक्राइड नहीं, यहाँ पे गलती होगी मुझसे थोड़ा, यस, हमारा डाईग्लिसराइड, डाई एंड मोनोग्लिसराइड, ठीक है, ध्यान से देखो, डाई एंड मोनोग्लिसराइड। हमारे लाइपेज ने जो है जब फैट पे जो है वर्क किया था तो उसने जो है एक फैटी एसिड को निकाला था, तो एक फैटी एसिड निकला था जो डाइग्लिसराइड बना था, 2 फैटी एसिड निकाले तो मोनोग्लिसराइड बने थे। चलो मान लो दोनों बने, ठीक है। अब इस पे फिर से हमारा लाइपेज वर्क करेगा और लाइपेज इस मर्तबा क्या करेगा, एक फैटी एसिड को निकालता जाएगा, डाइग्लिसराइड में से 2 एक करके दोनों जो है फैटी एसिड को निकालेगा। और जब फैटी एसिड अलग हो जाएंगे तो हमारा बनेगा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। अब जरी मेरी बात ध्यान से सुनो, दिस इज ऑल अबाउट सकस इंटेरिकस। जो भी एंड प्रोडक्ट बचा था हमारे पैंक्रियाटिक जूस और बाइल के वर्क करने पे, उन पे इन्होंने वर्क किया और अंत में इसे सबसे सिंपल और एब्जॉर्बल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। मैंने कहा था प्रोटीन का सबसे सिंपल फॉर्म अमीनो एसिड बन गया, ठीक है। जो हमारे पॉलीसेक्राइड्स थे वो मोनोसेक्राइड से बने थे, देख लो मोनोसेक्राइड्स बन गए, खत्म बात। न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं इनमें 3 लोग थे, एक तो फॉस्फेट था, पेंटोज शुगर थी, उसके अलावा नाइट्रोजन बेस थे, देख लो बन गए, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने कहा फैट में जो है ग्लिसरॉल होगा और फैटी एसिड होगा, ग्लिसरॉल भी बन गया, फैटी एसिड भी बन के तैयार होगा। मीन्स हम लोगों ने डाइजेशन का पूरा काम तमाम कर दिया है। ये चीज़ क्लियर हो गई। मैंने जो है आपको कहा था कि डाइजेशन जो है वो कंप्लीट होता है 2 प्रोसेस से, एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है, एक केमिकल प्रोसेस होता है। मैकेनिकल प्रोसेस में डिफरेंट प्रकार का जो है फिजिकल फॉर्म जो होता है फूड का चेंज होता है, डिफरेंट प्रकार के जो है
कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, जीआई ट्रैक के अंदर, जिससे फूड जो है पास करता जाता है। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में भी बहुत सारे जो है मूवमेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जिससे जो है ये सारा काम बड़े आसानी से हो जाता है। अच्छा, ये जितना भी काम अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, ये सारा कहाँ पे हुआ? डुओडेनम वाले पार्ट में। तो एक पॉइंट बना के लिख लो, ठीक है, द ब्रेकडाउन ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल मेंशन अबो, अरे जो अभी तक पढ़ाया उसके नीचे ही तो लिख रहे होगे, तो मेंशन अबो, ठीक है, बायोमॉलिक्यूल का जो ब्रेकडाउन हुआ, मेंशन अबो अकर इन डुओडेनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। और जो सिंपल फॉर्म बने इस ब्रेकडाउन के बाद, जितना भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, उससे जो क्या बने थे? सिंपल फॉर्म बने थे। जैसे हमारा प्रोटीन से क्या बना? अमीनो एसिड बन गया। हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट थे, उनसे क्या बन गए? शुगर बन गई, ठीक है। ऐसे हमारा न्यूक्लिक एसिड से क्या बन गया? लास्ट में शुगर और जो है नाइट्रोजन बेस बन गए। फैट से हमारा क्या बन गया? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बन गए, ठीक है। तो ये जो सिंपल फॉर्म है, सारे सिंपल फॉर्म, इनका जो है एब्जॉर्प्शन का काम होता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम और इलियम वाले पार्ट में। अब किस प्रकार से होता है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में देखेंगे। तो एब्जॉर्प्शन का काम जो है सिंपल फॉर्म का, वो हमारे जेजुनम और इलियम वाले पार्ट में होता है, और बाकी डाइजेशन का काम जो है हमारे जो है डुओडेनम वाले पार्ट में हो गया। अब जो चीज़ें डुओडेनम वाले पार्ट में रह गई और जो चीज़ें जो है जेजुनम और इलियम के बाद भी रह गई, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड, ठीक है, सब्सटेंस। जो अनअब्जॉर्ब्ड एंड जो है अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस है, इनको पास कर दिया जाता है, पासेस इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। इन्हें जो है लार्ज इंटेस्टाइन में पास आउट कर दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है लार्ज इंटेस्टाइन में इनका टेम्परेरी जो है स्टोरेज भी होता है। और ये जो अनडाइजेस्टेड या अनअब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस बच जाते हैं, इनको हम लोग कहते हैं फीसेस, मल, ठीक है। तो फीसेस जो है, इनको जो है पास आउट कर दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पे इनका होता है टेम्परेरी स्टोरेज, ठीक है। और टेम्परेरी स्टोरेज के बाद इसे जो है, जो हमारी पोस्टीरियर ओपनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल की, दैट इज एनस के द्वारा रिलीज़ कर दिया जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं डीफिकेशन, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा अब तक? चलो एक मरतबा रिवाइज मारते हैं। खाना खाया, जो है बकल कैविटी में गया, हम लोगों ने चबाया उसे, मैस्टिकेशन, सलाइवा रिलीज हुआ, उसमें मिला, बोलस बना, चला गया जो है हमारे इसोफेगस में, पेरिस्टालिसिस हुई, चला गया जो है स्टमक के अंदर स्टोरेज हुआ 4 से 5 घंटे, खूब सारा जो है गैस्ट्रिक जूस और जो है उसमें मिला, और चर्निंग मूवमेंट हुआ, वो बदल गया काइम में, वहाँ से फिर इंटेस्टाइन में आया, इंटेस्टाइन में जो है फिर खूब सारे जो है रिलीज़ हुए, जो है इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट हुआ, बाइल सिक्रेट हुआ, पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट हुआ, सब में जो है वर्क किया, मैक्रोमॉलिक्यूल की तहस नहस कर दिया, जो सबस्टेंस बने वो सिंपल फॉर्म कहलाए। सिंपल फॉर्म को जो है एब्जॉर्प्शन जेजुनम और इलियम वाले पार्ट में हो गया, और इसके बाद भी जो लोग बचे रह गए, जो डाइजेस्ट भी नहीं हुए, एब्जॉर्प्शन नहीं हुए, उन्हें हम लोगों ने कहा फीसेस, और फिर उनको जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ उनका टेम्परेरी स्टोरेज हुआ। उसके बाद उन्हें जो है पोस्टीरियर ओपनिंग, दैट इज एनस के द्वारा, ये पोस्टीरियर ओपनिंग है एलिमेंट्री कैनाल की, पोस्टीरियर ओपनिंग जो है एनस के द्वारा रिलीज़ कर दिया गया। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफिकेशन। ये सारी बातें आपको जो है क्लियर हो गई, ठीक है। सुनने में देखो ये कहानी बड़ी अच्छी लगती है कि जो है फूड आया, स्टमक में मैस्टिकेशन हुआ, सलाइवा रिलीज़ हो गया, जो है फिर पेरिस्टालिसिस हो गई, फिर जो है चर्निंग मूवमेंट हो गया, तो उसी में जो है काइम बदल गया। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, ये सब कुछ जो है बहुत ही कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है। ऐसा नहीं है कि बस अपने आप हुए जा रहा है, नहीं, बहुत ही कंट्रोल्ड और कोऑर्डिनेटेड मैनर में ये पूरा डाइजेशन का प्रोसेस होता है। और इसी के ऊपर जो है हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ जीआई ट्रैक। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में ट्रैक में जिस प्रकार से डाइजेशन होता है, ये बहुत ही वेल कंट्रोल होता है हमारे न्यूरल सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम के द्वारा, जिसके बारे में हम लोग जो है इस लेक्चर वीडियो में बात नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मैं इसी टॉपिक को सबसे पहले स्टार्ट करूँगा, देन हम एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है।
और आज का लेक्चर वीडियो जो है आपको अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या 11th-12th वाले बच्चे भी होंगे तो उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का कुछ है नहीं, सब एनसीईआरटी की ही बातें हैं। ठीक है, तो आप जो है अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में तो ये खत्म हो जाएगा। अगले लेक्चर वीडियो में हम लोग जो है उसके बाद वाले लेक्चर वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रेस्पिरेशन वाला। तो आप जो है हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको जो है अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज के इस लेक्चर वीडियो में बस इतना ही रहेगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में स्टार्ट करेंगे यहीं से। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, बाय बाय।